हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी गद्य के कुछ मुख्य प्रश्न। जो हमारे हिंदी गद्य के बहुत ही मुख्य प्रश्न हैं। हिंदी गद्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें प्राचीन युग के बारे में, हिंदी गद्य और प्राचीन युग के बारे में इसमें दिया गया है। ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छंद ताल में युक्त तुकबंदी से मुक्त विचारधारा और वाक्यबद्ध रचना को कहते हैं क्या? मतलब कि छंद ताल लय और तुकबंदी से युक्त जो तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होता है गद्य। ऐसी रचनाओं को गद्य कहा जाता है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलते हैं? जो हिंदी गद्य है इसके प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर होता है राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में। जो राजस्थानी भाषा है और ब्रज भाषा है उसमें हिंदी के प्राचीनतम प्रयोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? जो हिंदी है उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य और पद साहित्य। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो गद्य साहित्य की कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्माणात्मक अभिव्यक्ति किसे कहा जाता है? निर्माणात्मक जो अभिव्यक्ति होती है किसे कहा जाता है? गद्य को ही कहा जाता है। ये इसकी दूसरी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य में किसका वर्णन पाया जाता है? जो गद्य है उसमें किसका वर्णन पाया जाता है? यथार्थ, वस्तुपरक, तथात्मक का वर्णन पाया जाता है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक, तथात्मक का वर्णन पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी गद्य। हमने पढ़ा था ना कि हिंदी गद्य के प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। तो राजस्थानी गद्य की समय सीमा जो है वो कितनी है? तो उसका आंसर है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। राजस्थानी गद्य की सीमा है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो पहले हमने पढ़ा ब्रज भाषा 11वीं शताब्दी 14वीं, अब है जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा गद्य, उसकी समाप्ति कितनी है? तो उसके जस्ट बाद से 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य साहित्य के विकास को कितने कलांक में विभाजित किया है? गद्य साहित्य के विकास को कितने कलांक में विभाजित किया है? तो 6 कालक्रमों में विभाजित किया है। गद्य साहित्य को 6 कालक्रमों में विभाजित किया है, जिसमें से आज हम प्राचीन युग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उद्भव से भारतेंदु युग से पूर्व तक का समय किस काल में लिया जाता है? हिंदी साहित्य के उद्भव से, जब से हिंदी साहित्य का उद्भव हुआ है और प्राचीन युग से पूर्व तक का समय किस काल में लिया जाता है? जो भारतेंदु युग था उससे पूर्व काल का समय किस युग में लिया जाता है? तो इसका आंसर होता है प्राचीन युग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप की झलक कहाँ मिलती है? तो प्रारंभिक रूप की झलक राजस्थान और दक्षिणी भारत में मिलती है। जो दक्षिण का भारत है हमारा उसमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा गद्य के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर भारत में, जहाँ जो भाषा बोली जाएगी वहीं पर उसके उदाहरण मिलेंगे। ब्रज भाषा अब ज्यादातर मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है, जो उत्तर भारत में है। तो ब्रज भाषा के उदाहरण उत्तर भारत में मिलेंगे, और जो राजस्थानी है वो राजस्थान में बोली जाती है और थोड़ी बहुत दक्षिण में बोली जाती है। तो उसके उदाहरण जो मिलेंगे वो दक्षिण भारत में मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावबेल चप्पू उक्ति व्यक्ति प्रकल और वर्णात्मक किस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं? जो राउल चंपू है, उक्ति व्यक्ति प्रलक और वर्णात्मक किस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं? ये सब किस में लिखे हुए हैं? तो प्राचीन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की प्राचीनतम रचना क्या मानी जाती है?
तो राजस्थान की प्राचीनतम रचना राउल बेल मानी जाती है, राउल बेल चप्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउबेल की रचना किसने की? जो यह ग्रंथ है, पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? राजकुमार बिलास ने। अब नेक्स्ट है, राउबेल के रचना काल कब माना जाता है? जो इसकी रचना हुई थी उसका कब हुई थी, उसका काल क्या है? तो 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन युग जो है उसकी तीसरी रचना कौन सी है? तो उसकी तीसरी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने और कब की? उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है इसकी रचना किसने की और कब की? तो इसका आंसर होता है पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में की। यानी कि ये जो है ये राजस्थानी गद्य का है, राजस्थानी गद्य है। तो पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना करी थी। अब वो था दूसरी रचना कौन सी? तो अब है प्राचीन काल की तीसरी रचना। तो तीसरी रचना जो है वो हमारी होती है वर्णात्मक। जो इसके आगे का है वर्ण, ये धोखे से आ गया है, यहाँ पर टाइप हो गया धोखे से, तो इसका होगा, ये यहाँ से रेस कर देते हैं, इसका आंसर है वर्णात्मक। क्या आंसर है इसका? वर्णात्मक। तीसरी रचना वो वर्णात्मक है। अब आता है क्वेश्चन, वर्णात्मक की रचना किसने की और कब की? और इसका भी कुछ रचना कब होगा? तो मैथिली जी ने इसकी रचना 14वीं शताब्दी में की। कब की? 14वीं शताब्दी में। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब माना जाता है? तो 14वीं शताब्दी। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब माना जाता है? 14वीं शताब्दी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा की प्राचीनतम रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कब तक उपलब्ध है? तो ब्रजभाषा का प्राचीनतम रूप है वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कब तक उपलब्ध है? कब तक का उपलब्ध है? तो 1775 1757 तक का तो उपलब्ध है हमारे पास। अब आधुनिक काल में किस भाषा गद्य लिया जा रहा है? जो आधुनिक काल है इसमें किस बोली का ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो खड़ी बोली का। किस भाषा का? खड़ी बोली का। नेक्स्ट आता है, खड़ी बोली गद्य आरंभ काल से माना गया है। जो खड़ी बोली का आरंभ है वो कब से माना गया है? अकबर के काल से माना गया है। खड़ी बोली का आरंभ किससे हुआ है? तो चंदन छंद वरण की महिमा, चंदन छंद वरण की महिमा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन छंद वरण की महिमा किसके द्वारा रचित की गई है? तो ये की गई है कवि गंग के द्वारा। सुख सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। आता है, सुख सागर की रचना किस ग्रंथ के आधार पर हुई है? जो सुख सागर है वो किस ग्रंथ के आधार पर हुई है? किसी न किसी ग्रंथ के आधार पर हुई होगी। तो वो ये विष्णु पुराण, जो हमारे 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण है, उसमें उसके आधार पर इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? जो रानी केतकी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ईशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं ईशा अल्लाह खां। अब है प्रेम सागर किसकी रचना? जो प्रेम सागर है वो किसकी रचना है? तो वो है लल्लू लाल की। नचिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ
की रचना किसने की? नाशिकेतोपाख्यान की रचना किसने की? सदल मिश्र ने। किसने की? सदल मिश्र ने। रानीखेत की कहानी की शैली क्या है? जो शैली है उसकी क्या है? वो हास्य प्रधान, यानी कि उसमें हास्यात्मक शैली का उपयोग ज्यादा किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेम सागर की भाषा व शैली क्या है? तो ब्रज, इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, वह शैली आख्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो आधा मैंने दे दिया स्वामी, इसके बाद का आपको कमेंट में लिखना है क्या है। हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है? जो हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा है? उदंत मार्तंडय। उदंत मार्तंडय। उदंत मार्तंडय कब प्रकाशित हुआ? उदंत मार्तंडय है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 30 मई सन 1826 को। 30 मई सन 1826 को। एस ग्राउंड ने किस भाषा को समर्थन दिया? एस ग्राउंड जो थे उन्होंने किस भाषा को समर्थन दिया? हिंदी भाषा को। किस भाषा को दिया? हिंदी भाषा को। तो आज के जो मुख्य क्वेश्चन थे, ये 35 क्वेश्चन है टोटल, वो यही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्राचीन युग से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहें चैनल पर अगले वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।